कुछ लोगों की ये काफ़ी ख़राब आदत होती है कि जब भी वो बाइक चलाते हैं तो हमेशा बाइक के लेफ्ट हैंडल पे जो क्लच लीवर लगा होता है उसे हल्का या ज़्यादा प्रेस करके कंटिन्यू बाइक चलाते रहते हैं। कुछ लोग उस पे दो उंगलियां रख के चलाते हैं, कुछ लोग सिंगल जो है उंगली रख के चलाते हैं, यानी कि ये हैंडल बार है और ये इस साइड में क्लच होता है लेफ्ट हैंड साइड में। और फिर यहाँ पे कुछ लोग पूरी की पूरी चार उंगलियां रख करके गाड़ी चलाते, कुछ लोग हल्का सा दबा कर चलाते, कुछ लोग दो उंगलियों से दबाते, यानी कि कंटिन्यू रनिंग बाइक में भी क्लच का जो है वो पूरा हैंडल लीवर पूरा नहीं छोड़ते हैं। ये कुछ लोगों की आदत होती है, तो कुछ लोगों को मतलब ये होता ही है बाय डिफॉल्ट उनके अंदर। तो कुल मिलाकर सवाल ये है कि क्या इस आदत की वजह से हमारी जो बाइक है उसमें कोई नुकसान होता भी है या फिर ये भी एक मिथ है। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था, हालांकि कल ही बनाया था, वो अपलोड भी हो चुका है, और उसमें मैंने कहा था कि जो ढलान होती है उसमें आपको क्लच दबाकर गाड़ी चलानी चाहिए या फिर नहीं चलानी चाहिए, उसके भी फायदे नुकसान मैंने दे रखे हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है आपने तो मैं वीडियो के एंड में यहाँ एक स्क्वायर में वीडियो उसे दे दूंगा, आप उसे देख लेना या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अब यहाँ पे ऐसा है कि क्या क्लच पर हाथ रखकर या फिर उसे हल्का सा दबाकर थोड़ा सा प्रेस करके गाड़ी चलाने में गाड़ी के अंदर कुछ नुकसान होते भी है या फिर नहीं होते हैं। तो पिछला वीडियो मैंने इसलिए आपको जिक्र किया क्योंकि उसका थोड़ा पार्ट इसमें है। अब ये सारे सवालों के जवाब तो आपको यहाँ डेफिनेटली मिलने ही वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखना होगा। जस्ट स्टे ट्यून विथ मी, दिस इज चेतन पाटिल एंड यू आर वाचिंग आस्क ऑटो गुरु। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्लच प्लेट का एक्चुअल काम क्या होता है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था जिसमें बताया था, अभी भी मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ, आप समझ लो। और ये इंजन के अंदर किस जगह पे लगा हुआ होता है, तो जो हमारी बाइक होती है उसमें इंजन लगा हुआ होता है। इंजन का क्रैंक शाफ्ट और ट्रांसमिशन शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट जो पिस्टन से जुड़ा हुआ होता है और जो ट्रांसमिशन शाफ्ट जिसे कहते हैं वो गियर बॉक्स से जुड़ा हुआ होता है। इन दोनों के बीच में ट्रांसमिशन शाफ्ट और गियर शाफ्ट, जिसे हम ट्रांसमिशन शाफ्ट या फिर कह लो गियर शाफ्ट, ये दोनों एक ही है। और वही आपका जो पिस्टन से जुड़ा हुआ होता है क्रैंक शाफ्ट, इन दोनों के बीच में जो सिस्टम होता है उसे हम मतलब उस सिस्टम को पूरे जो असेंबली लगी हुई होती है उसे क्लच असेंबली कहते हैं, या फिर क्लच का वहां पूरा जो तामझाम होता है सिस्टम होता है वो वहां पे लगाया गया होता है। टेक्निकली अगर मैं पूरे डेप्थ में जाकर समझाना चाहूँ तो वो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं सिंपल भाषा में यहाँ बताने का ट्राई कर रहा हूँ। होप यू गाइस आर अंडरस्टैंड। तो पोजीशन पता चल गई, अब काम इसका क्या होता है उससे पता करते हैं। तो देखो ऐसा होता है कि जब हम क्लच लीवर को पूरा दबा देते हैं, जब जब हम इस क्लच लीवर को पूरा दबाते हैं तब तब आपके जो दोनों के बीच में क्लच का सिस्टम लगा हुआ होता है, यानी कि क्रैंकशाफ्ट के बीच में और आपका क्रैंकशाफ्ट कह लो इस साइड में जो कि पिस्टन से जुड़ा हुआ होता है, और जो दूसरी साइड में आपका गियर शाफ्ट मैं जैसे कह रहा हूं लगा हुआ होता है, उन दोनों के बीच में आपका जो गियर ये क्लच सिस्टम होता है वो होता है। अब क्लच लीवर पूरी तरह से दबाने के बाद ये वाला जो है ये दोनों शाफ्ट्स को अलग कर देता है, उनका कनेक्शन तोड़ देता है। जब जब हम लीवर दबाएंगे तब तब जो क्लच है यानी कि क्लच प्लेट है वो आपका क्रैंक शाफ्ट और आपका पिस्टन शाफ्ट या फिर क्रैंक शाफ्ट और गियर शाफ्ट दोनों को अलग कर देगा, दोनों का कनेक्शन तोड़ देगा। ये उसका काम होता है। और जब जब हम उसे पूरी तरह से रिलीज करते हैं, छोड़ देते हैं, तब तब ये दोनों का कनेक्शन बनाए रखता है, जिससे जो क्रैंकशाफ्ट है वहां पे पिस्टन से जो पावर जनरेट हो रही है इंजन से, वो पावर अपने में लेकर के वही आगे गियर शाफ्ट को ट्रांसफर करता है। और फिर जब हम गियर बदलते हैं क्लच दबाकर, वहां से वो गाड़ी के अंदर के जो चेन है अपनी लगी हुई वहां पे आती है पावर, और फिर वहां से रियर व्हील में जाती है, उसके बाद फिर गाड़ी चल पड़ती है। ये बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने आपको पूरी जो सिस्टम है बताने का ट्राई किया। तो आप बस यूं समझ लो कि क्लच लीवर का काम क्लच जो अंदर प्लेट्स लगी हुई है उनसे होता है, और उसका काम दोनों को अलग करना या फिर दोनों को मिलाना, इतना होता है बस। अब मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि जो क्लच लीवर है उसका क्या काम होता है, क्लच असेंबली कहां लगी हुई थी, क्लच प्लेट्स कहां लगे हुए होते हैं। अब आइए समझते हैं कि जब भी हम गाड़ी चलाते हैं, दौड़ाते हैं, भगाते हैं, तब उस क्लच लीवर को आधा अधूरा दबाने से, गाड़ी भगाने से कोई नुकसान भी होता है या फिर नहीं होता है, या फिर उसे पूरा दबाने से, आधा अधूरा दबाने से, जो भी है मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर आपको आगे।
तो जब भी हम बाइक चलाते हैं तब अगर आधा अधूरा क्लच दबा रखा है और गाड़ी तेजी से हम भगाए जा रहे हैं, बिल्कुल भगाए ही जा रहे हैं, तब क्लच का प्रेशर और जो क्लच का जो अंदर प्रेशर प्लेट होता है उसके बीच में, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट, इन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त घर्षण, फ्रिक्शन होता है, जिस वजह से वहां प्रेशर क्रिएट होता है और उसी वजह से वहां पे हीट जनरेट होती है और इसी वजह से ये जो क्लच प्लेट है आपकी जलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप यूं कह सकते हो कि अगर आप हाफ क्लच दबाकर गाड़ी चला रहे हो तो क्लच प्लेट डैमेज हो सकती है। जहां क्लच प्लेट की कैपेसिटी आपकी 40,000, 35,000, 40,000 किलोमीटर तक की है, वहां ऐसी चीजों को करने से, यानी हाफ क्लच दबाकर गाड़ी को भगाने से वो 15 से 18,000 किलोमीटर तक ही सीमित रह जाएगा। तो आपकी क्लच प्लेट जल सकती है, खराब हो सकती है, वेयर एंड टेयर उसके अंदर हो जाएगा, घिस जाएगी। इन शॉर्ट यही है। लेकिन ऐसा होता क्यों है या फिर ऐसा होगा ही क्यों? तो देखो ऐसा है कि जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले कहा था कि क्लच लीवर का काम, यानी क्लच लीवर पूरा दबाने के बाद ये क्लच सिस्टम के वहां से, क्लच लीवर दबाने के बाद वायर थ्रू क्लच को सिग्नल जाता है क्लच सिस्टम को, भाई तेरे को अभी अलग करना है या फिर जुदा करना है, मिलाना है, जो भी है। आधा ही दबाया तो वो आधा ही काम करेगा। क्या? जो क्लच सिस्टम है वो, यानी ना पूरी तरह से दोनों शाफ्ट्स को अलग कर पाएगा और ना ही पूरी तरह से मिला पाएगा। आप समझ रहे हो? तो ऐसा होता है जिस वजह से वहां पे आधा अधूरा काम होता है। गाड़ी आपकी तेजी से दौड़ रही है तो बीच में सिस्टम कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रखा हुआ होता है कि अभी इनको अलग होना है या फिर साथ में रहना है, और फिर गाड़ी के जो फंक्शंस हो रहे हैं वहां पे कितना अपना योगदान देना है। ये देखो ऐसा है कि मैं पूरी तरह से सिंपल लैंग्वेज में बताने का ट्राई कर रहा हूं, फिर भी आपको कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो। मेरे हिसाब से डाउट्स तो बिल्कुल नहीं रहने चाहिए जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसा है, इसीलिए वहां पे फ्रिक्शन बढ़ जाता है। अब हाफ क्लच दबाने का ये तो एक नुकसान है ही है, दूसरा नुकसान इसमें आपको माइलेज भी कम मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इंजन क्रैंकशाफ्ट के थ्रू, क्लच प्लेट के थ्रू, जो क्लच सिस्टम लगा हुआ है उसके थ्रू क्रैंकशाफ्ट, गियर शाफ्ट में आपको पावर प्रोवाइड कराता है। पावर का सोर्स कहां से है? इंजन, पिस्टन, फिर आपका क्रैंकशाफ्ट, फिर क्लच असेंबली, और फिर वहां से होते हुए पावर कहां आएगी? आपकी गियर शाफ्ट में। लेकिन जब इन दोनों का कनेक्शन ही पूरी तरह से अच्छा नहीं है, इन दोनों का कनेक्शन पूरी तरह से अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि हमने आधा अधूरा क्लच दबा रखा है, तो बीच में ही पावर लॉस होगी। क्योंकि पावर इस साइड से ऊपर जनरेट हो रही है लेकिन इस साइड से नीचे पूरी तरह से नहीं आ पा रहा है, तो पावर लॉस यहां पे हो रहा है। जिस वजह से पावर लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली आगे पूरी तरह से पावर नहीं पहुंच पा रही है, पर पावर जनरेट करने के लिए जितना फ्यूल गाड़ी को चाहिए उतना तो वो ले ही रही है, बस पावर पहुंच नहीं पा रही है। अब पावर नहीं पहुंचेगी तो डेफिनेटली आपको पावर लैग भी महसूस होगा, इस वजह से माइलेज भी आपको कम मिलने लग जाएगा। इससे और एक नुकसान आपको हो सकता है हाफ क्लच दबाने से, क्लच जैसे मैं कह रहा हूं आधा अधूरा दबाने से, तो आपके जो चेन्स पॉकेट होता है, वैसे ऐसी केसेस काफी कम देखने को मिली है, लेकिन हाँ चेन्स पॉकेट के ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पावर जनरेट हो रही है, आ रही है, लेकिन क्लच सिस्टम जो है अपना असेंबली जो लगी हुई है, आधा अधूरा क्लच दबा है, दोनों के अंदर एंगेजमेंट या फिर डिसएंगेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रही है और वही पावर आगे पूरी तरह से पहुंच नहीं पा रही है, गाड़ी स्ट्रगल कर रही है। तो जो तीत होते हैं चेन पॉकेट के, वो बार बार चेन के ऊपर टकराते रहते हैं, जिस वजह से उनका वेयर एंड टेयर यानी कि घिसना तय है। वो तो वैसे भी होता है, ऐसे भी होता है, लेकिन पावर अगर कम मिल रही है तो ज्यादा होता है, यानी गाड़ी को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जिस वजह से चेन तो लूज होती ही होती है और उसी वजह से चेन जो स्पॉकेट है उसके तीत भी कहीं ना कहीं कमजोर होते रहते हैं और फिर अंदर का सिस्टम भी हिलते रहता है, वाइब्रेशन बढ़ते रहते हैं वहां के, जिस वजह से चेन स्पॉकेट भी आपका कहीं ना कहीं डैमेज होते रहता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आप शायद समझ चुके होंगे कि हाफ क्लच दबाकर गाड़ी दौड़ाने से, भगाने से, चलाने से कितने नुकसान होते हैं। लेकिन यहां पे एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप सिटी में चलाते हो, यानी ट्रैफिक में चलाते हो गाड़ी को, अब देखो ट्रैफिक में क्या होता है कि 20-25 या ज्यादा से ज्यादा 30 किलोमीटर की स्पीड पे आप गाड़ी चलाते हो और गियर भी आपका कुछ थर्ड, सेकंड, फोर्थ, मैक्सिमम फोर्थ रहा तो रहा, फिफ्थ रहा तो रहा, ऐसा होता है ट्रैफिक वाले एरिया में। फोर्थ तो मैं कहूंगा नहीं रहेगा। अब ऐसे में आपका क्लच से ज्यादा काम पड़ता है, यानी बार बार क्लच लगाना, फिर थ्रोटल घुमाना, फिर गियर उतारना,
तो ऐसे में क्लच कभी कभी गलती से हाफ रह भी जाता है और फिर धीरे धीरे चलाने के लिए क्लच हाफ रह ही जाता है, आधा रह ही जाता है। ऐसी चीज़ों में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे गाड़ी का स्पीड भी कम होता है, पावर भी कम लगानी पड़ती है, माइलेज डेफिनेटली आपको कम मिलेगा ट्रैफिक में, लेकिन उसमें आपके जो मैंने लॉसेस बताए हाफ क्लच दबाने से जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले है वो इतने ज्यादा यहाँ पे नहीं आएंगे सिटी के अंदर। लेकिन अगर आप हाईवे पे चल रहे हो 80 90 60 70 किलोमीटर के स्पीड पर चल रहे हो तब भी क्लच आधा दबा रहे हो तो वहां दिक्कतें आएगी। सिटी में इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी ऐसा कहना मतलब मैं कहूंगा मुनासिब नहीं होगा। दिक्कतें आएगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जैसे कि हरदम आते रहती है हाईवे पे चलाने के टाइम पे, तो वो चीज है। अब मैं फिर से कहूंगा कि आप समझ ही गए होंगे कि बाइक चलाते वक्त लगातार क्लच को दबाए रखने से कितने नुकसान होते हैं, और अगर दबाना है यानी कि सिटी में कितने नुकसान होते हैं या फिर नहीं होते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा जिसे आप बोनस पॉइंट समझ सकते हो। तो ऐसा है कि अगर आपके बाइक का पिकअप कहीं ना कहीं कम आपको लग रहा है, जो पहले लग रहा था, जो पिकअप आपका रेगुलर है वो अभी फील नहीं हो रहा है, महसूस नहीं हो रहा है, लग रहा है कि कहीं ना कहीं पिकअप कम हो गया है। दूसरी चीज, आपको ऐसा लगता है कि आपकी बाइक टॉप स्पीड बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पा रही है, मतलब अगर मान लो गाड़ी का स्पीड आपने इससे पहले 110 किलोमीटर 120 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर तक अचीव कर रखा है, लेकिन आज की तारीख में वो उतना स्पीड अचीव नहीं कर पा रही है, और उसी के साथ जो आपके गियर शिफ्टिंग है वो काफी ज्यादा हार्ड हो चुके हैं। हार्ड देखो, अटकने का मैं बात नहीं कर रहा हूं, यानी कि गियर अटक रहे खटक रहे वो बात नहीं कर रहा हूं। हार्ड यानी कि आपको शिफ्ट करते वक्त ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो ये जैसे 3 प्रॉब्लम्स मैंने बताए, ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आपकी गाड़ी में आ रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप तुरंत समझ जाओ कि आपके गाड़ी की जो क्लच प्लेट है वो डैमेज हो चुकी है, खराब हो चुकी है, जल चुकी है, उसे बदलने की ज़रूरत है। अचानक से पावर कहीं ना कहीं लॉस हो गई, पता नहीं क्या इश्यू हो गया, इसलिए मैं वीडियो की एंडिंग यहाँ बाहर आकर ख़त्म कर रहा हूँ, और शाम का वक्त भी है तो मैंने सोचा अंधेरा ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए यहाँ आकर आपका जो वीडियो है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दो। और अब अगर आप चाहते हो आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा ट्विटर फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी ना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।